हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नए वीडियो के बारे में बताऊंगा, यानी डायमेंशंस का नया यूजेस बताऊंगा। ठीक है कि इसके नए यूज़ क्या हैं। ठीक है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वन सिस्टम इनटू अनदर, यानी अगर हमें एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में बदलना है या किसी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसको हम डायमेंशन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मात्रकों की एक पद्धति में जैसे भौतिक राशि का परिमाण n1 है और दूसरे में n2 है और v2 है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला जो हमारे पास लिखा हुआ है n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। ठीक है, अब v1 क्या है हमारे पास, हम अगर बात करें जैसे हमने कहा कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 हमें क्या शो करता है, n1 को शो करता है। मीटर पर सेकंड क्या शो करता है, यहाँ पे हमें शो करते है वैल्यू v1 को। और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हमें क्या शो करेगा, v2 को शो करेगा। और जो वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में, वो हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी n2। ठीक है, तो अब इसी टर्म्स को हम देखेंगे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। तो फॉर्मूले में करेक्शन क्या है, फॉर्मूले में करेक्शन ये है कि n1 और इसको हम लिख देंगे m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c, और इधर इक्वल में n2 m2 की पावर a, L2 की पावर b एंड T2 की पावर c। ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसका लिख देंगे। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये उधर जाएगा तो m1 अपॉन m2 की पावर a आ जाएगा, L1 अपॉन L2 की पावर b आ जाएगा और T1 अपॉन T2 की पावर c मिलकर हमें ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, निकल कर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को जैसे अगर हमें किसी को सॉल्व करना है इस फॉर्मूले की मदद से, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 20 किलोग्राम पर सेकेंड और इसको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेकेंड में। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये, हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है 20, n1 दे रखा है, किलोग्राम क्या दे रखा है m1 दे रखा है। क्वेश्चन है हमारे पास 20 किलोग्राम पर सेकेंड और इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेकेंड में। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1 क्या है हमारे पास 20, किस m1 क्या है, अब m1 फॉर्मूले में देखें तो m1 है हमारे पास मास यानी kg, और कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में, और पावर इसकी कितनी है तो इसकी पावर अगर देखें तो 1 पावर है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करें सेकेंड, दोनों ही में ही सेकेंड है, अब पावर कितनी है अपॉन में है तो मतलब -1 है, तो सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 20, और किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम। ठीक है, और अपॉन में भी ग्राम, तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा आंसर 20 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, 20 इंटू 1000 ग्राम पर सेकेंड, तो ये पूरी यूनिट हमारी कन्वर्ट हो गई और हमें मिलकर आंसर आ गया 2 इंटू 10⁴ ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कन्वर्जन इसका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की ओर। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा कि सूत्र की स्थापना करना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इस यूज़ से, ये जो यूज़ है डायमेंशन का, ये बहुत बड़ा यूज़ है जिसकी मदद से हम किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करके दिखा सकते हैं। बस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो 1 यूनिट में, यानी उसमें केवल 1 टर्म्स होने चाहिए। ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², मतलब जिसमें इक्वल के दूसरी साइड 2 टर्म्स हों, 2 या 2 से, एक से ज़्यादा टर्म्स नहीं होने चाहिए, एक सिंगल टर्म्स का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अब आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला याद नहीं है,
ठीक है, किसी ने कहा आपसे कि F इज इक्वल टू mv/r ही होता है फॉर्मूला, तो कैसे पता करेंगे हम कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, और अगर गलत है तो इसका सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो उस फॉर्मूले को आइए हम यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो अब F इज इक्वल टू mv/r, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी जो फोर्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स जो है वो मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो मास की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a लिख लिया हमने, v टू द पावर b लिख लिया और r टू द पावर c लिख दिया। ठीक है, और उसको तीनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया m टू द पावर a, v टू द पावर b और r टू द पावर c। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जब कभी प्रोपोर्शनल हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा एक k, ठीक है, जिसकी वैल्यू प्रैक्टिकली 1 आती है। अब फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। मास की डायमेंशन की बात करें तो मास की डायमेंशन क्या होती है, m। और वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करें तो उसकी डायमेंशन lt-1। रेडियस की डायमेंशन तो लेंथ है तो l। ठीक है, अब m की पावर a है, m तो कहीं और टर्म तो है नहीं इसमें, इस लाइन में, तो इसमें इसलिए हो गया, हमने जब तीनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m की पावर a। फिर l की पावर की बात करें तो l की पावर भी जो है एक जगह यहाँ पे है इस टर्म में l की पावर b है, और एक जगह यहाँ पे है l की पावर c, तो दोनों मिलके क्या हो गया l की पावर b प्लस c। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया l की पावर b प्लस c, और t की पावर केवल एक है -1 और उसकी होल पावर b, यानी मिलकर बन गया t टू द पावर -b। अब दोनों तरफ हम कंपैरिजन करते हैं तो m की पावर 1 है और इधर m की पावर a है, लेफ्ट साइड में m टू द पावर 1 और राइट में m टू द पावर a, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया a की पावर 1। फिर l की पावर को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट में l की पावर 1 है और राइट में l टू द पावर b प्लस c है, यानी क्या आ गया b प्लस c की पावर इक्वल 1। फिर लेफ्ट में t टू द पावर -2 है और राइट में t टू द पावर -b है, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया -2 इज इक्वल टू b, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू -b, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, जिसको हम पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू 1 - 2 यानी -1। ठीक है, तो ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, जिनकी सारी वैल्यू को अगर हम इस समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, b की वैल्यू 2 थी तो b की वैल्यू को हमने 2 रखा, और r की वैल्यू c की वैल्यू -1 आ रही थी, तो वहाँ से हमने r की वैल्यू को -1 रखा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हमारे डायमेंशंस के यूजेस थे, और इसके और क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में हम जानते हैं, कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इसके द्वारा सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताया था, उसके बाद क्या बताया था कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू बाई प्रैक्टिकली हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उस नियतांक का मान कभी भी डायमेंशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे k इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, हम डायमेंशन से ये ज्ञात कर सकते हैं कि k का फॉर्मूला mv² होगा, 1/2 की वैल्यू हम डायमेंशन से ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। फिर है उसके बाद कि यदि कोई भौतिक राशि अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो भी उसके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया सकता। अभी तक ये है कि इस फॉर्मूले से अगर कोई वैल्यू 3 राशियों पर निर्भर कर रही है तो उनके बीच ये संबंध ज्ञात किया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इससे रिलेशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कोई भी टर्म है अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पे इससे फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसमें इस डायमेंशन की मदद से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनके फॉर्मूले भी फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। ठीक है,
फिर है वही एक से अधिक पदों वाले समीकरण को, जो मैंने आपको बताया भी था कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एग्जाम्पल, कि इस टाइप के फॉर्मूले भी इससे फाइंड आउट नहीं किया सकते। जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं इसमें, तो उसमें भी ये विमा पॉसिबल नहीं है। यह विधि केवल घातीय संबंधों तक सही है, मतलब जिसमें घात होती हैं लेकिन अगर एक जैसे एक्सपोनेंशियल है तो इन पर पॉसिबल नहीं है, और इस विधि से नए संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, मतलब इससे हम नए समीकरण नहीं बना सकते। ठीक है, जो समीकरण बने हुए हैं उन्हीं को हम चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू क्लास। सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।